प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जिंदा इतिहास, जिंदा इतिहास, ये जिंदगी का जिंदा इतिहास है, जिंदा इतिहास है, जिंदा इतिहास। ये रोशनी का जिंदा इतिहास है। हमारे वक्त के हसीन ख्वाब का बयान दे रही खुली किताब है। ये छाव है उम्मीद की बची हुई। ये एक सदी के दर्द का जवाब है। जिंदा इतिहास, जिंदा इतिहास। ये जिंदगी का जिंदा इतिहास है। उड़ीसा का वह क्रांतिकारी जो पुलिस की गोलियों से मरा था, उसका फोटो लेकर के मैं बनारस में जुलूस में घूमा सड़क पर। मुझसे लोगों ने पूछा, शास्त्री जी ये आप नौजवानों के चक्कर में कैसे आए? मैंने कहा क्योंकि मैं नौजवान हूँ। जिंदा इतिहास की इस कड़ी में आज आपके सामने हैं 80 बरस के नौजवान हिंदी के वरिष्ठ कवि त्रिलोचन शास्त्री। लगभग 5-6 भाषाएं जानने वाले शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश में जिला सुल्तानपुर में हुआ था। बचपन का जो माहौल त्रिलोचन जी को मिला, उसमें मिट्टी बादल, किसान मजदूर, अलसी सरसों, बाढ़ अकाल, दर्शन पुराण और गांव का लोक संगीत शामिल था। अपनी कविता में जीवन की कड़वी सच्चाई को बिना लाग लपेट के सामने रखने और परंपराओं को तोड़कर हमेशा नया कहने वालों में त्रिलोचन शास्त्री हिंदी कविता की यात्रा में जिंदा इतिहास की तरह शामिल हैं। नदी किनारे संध्या बेला, खोया सा मैं कहीं अकेला रहता हूँ, तब हवा सांझ की दे दे कुछ अवसाद जाती, मुझे तुम्हारी याद आती। धीरे धीरे संध्या तारा आता, एकाकी कुछ हारा, मेरे मन में उसकी वह छवि भर भर और विषाद जाती, मुझे तुम्हारी याद आती। बढ़ने लगता और अंधेरा, अंधकार का पड़ता घेरा, तमकी कारा इन नैनों में पावस का उन्माद लाती, मुझे तुम्हारी याद आती। घर पर खेतीबाड़ी का मुख्य काम था और खेतीबाड़ी से संबंध रखने वाली दूसरी चीज़ें भी, जैसे खाट बुनना आदि। बुन रहे हों तो मैं देखता था, तो बिना किसी के सिखाए खाट बुनना तो आ गया मुझे। इसके बाद मैं क्योंकि स्कूल गए बिना मानता नहीं था, तो मुझे भेज दिया गया मामा के यहाँ और उनसे कह दिया गया कि सिर्फ खेती बाड़ी का काम सिखाइए, स्कूल न जाने पाए। जिस बात के लिए मैं रोका गया उसी ओर मैं दौड़ता गया। तो उस समय 7 साल का मैं था, तो मैं लाइन के किनारे किनारे पैदल गांव गया। मेरा ननिहाल जो था मेरे गांव से लगभग 100 मील के था। इस बीच भूख जान पड़ती थी तो मैं पानी पीता था ताल का। उस समय मालूम नहीं था कि कौन पानी पीना चाहिए कौन नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि किसी से भूख लगने पर मांगने की आदत न मेरी तब थी न कभी। तो मैंने एक बार लाइन के किनारे गुड़ का टुकड़ा पड़ा देखा, उसे उठा के मैं खा गया। यह किया, लेकिन किसी के यहाँ जाके मैं कहूँ कि मुझे भूख लगी है खाना दो, यह मैंने आज तक नहीं किया। ठेठ देहाती माहौल में अपना बचपन बिताकर त्रिलोचन की काव्य यात्रा जहां से शुरू होती है, उसमें जिज्ञासा भी शामिल है और विरोध भी।
उसमें आवेग भी है और राग भी। अपने लेखक बन जाने का एक महत्वपूर्ण कारण वे अपने बचपन को लोक जीवन के साथ जुड़ा होना मानते हैं। तो गाना सुनने और सुनते सुनते याद कर लेने की मुझे ताकत थी। और हमारे यहाँ आज भी बसंत पंचमी से लेके होली के दिन तक चौताल गाए जाते थे बैठकों में, रातों में। यहाँ मैं काफ़ी देर तक रहा करता था और अहीरों के लड़कों के साथ बिरहे मैंने सीखे। पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर जानते हैं कि बिरहा एक छंद है, 100 से ऊपर इसके भेद हैं। यह मैं उन लोगों के साथ न रहता तो मैं न जान पाता। तो राग की सिद्धि तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई के भी पहले से है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ गाने वाले आते थे और वो कई दिन ठहरते थे, उनको विदाई दी जाती थी, तो वे गाने भी सुनता था। इन सब ने मुझे अदबदा के लेखक बनाया। ब्राह्मण को तुकारने वाला वो काशी का जुल्हा जो अपने घर नित्य सूत तनता था, लोगों की नंगई ढांकता था, आशी का उन्मूलन करता था, जिसका विष बनता था जाति वर्ण का अहंकार, कब्रें खनता था मुल्लों मौलवियों की झूठी शान के लिए, रूढ़ी और भेड़िया धसान को वो हंता था शब्द बाण से, जीता था बस ज्ञान के लिए, गिरे हुओं को खड़ा कर गया मान के लिए, राम नाम का सुआ शून्य के महल में रहा, पंथ पंथ को देखा सम्यक ध्यान के लिए, गुरु की महिमा गाई वचन विचार कर कहा, साईं की दी चादर ज्यों की त्यों धर दीनी, इड़ा पिंगला सुखमन के तारों की बीनी। जिंदगी किताबों के पन्ने पलटते हुए नहीं पलटी जा सकती। वो किताबें चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे जो, और केवल रटे हुए मंत्र दोहराने से भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए साधक भी गिनती के होते हैं। सबके सब साधक नहीं हो जाएंगे। गांधी कोई एक हो सकता है, रेयर होता है। और जो बहुत दिखाई दे तो गांधी होने का महत्व ही क्या रह जाएगा। तो असलियत यह है कि रास्ता तो गांधी होने का बहुत ही दुर्गम है। हर पांव नहीं चल सकते उस रास्ते, और नकल से कोई दूसरा गांधी नहीं होगा। दूसरा जो होगा वो जो नाम होगा उसी नाम से होगा। लेकिन यह है कि खुदगर्ज न हो। खुदगर्जी आदमी को आदमी नहीं रहने देगी। जहाँ ताकत और महत्वाकांक्षाएं एक में मिलती हैं, वहाँ आदमियत नहीं, ताकत ऊंची जाती है। असलियत यह है। तो होना यह चाहिए कि हर आदमी थोड़ा साधक भी हो और थोड़ा ताकत से भी काम ले। क्योंकि अगर ताकत न होगी तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ के फिर उठ नहीं सकते। तो इसलिए चाहिए सब संतुलित। मैं इसी पर यह कहता हूँ कि आदमी चाहे जितना साफ रहे, लेकिन मैल का फॉर्मेशन शरीर से नहीं होता तो मौत ही है। फिर माने एकदम पाक साफ हो जाए आदमी तो जिंदा ही नहीं रहेगा। आपके हर आज़ा से मैल निकलता है, नाक से भी, मुंह से भी, मुंह के अंदर से भी, कान से, आँख से। कहाँ आप निर्मल हैं? निर्मल होने का मतलब मौत। अपने पांवों से हिंदी कविता की धरती नापने वाले त्रिलोचन शास्त्री जी अपनी कविता का पहला आलोचक उस बूढ़े किसान को मानते हैं जिसने बचपन में सूर्योदय पर इनकी कविता सुनकर कहा कि
इसमें नया क्या है? सूरज उगना तुम भी देखते हो और मैं भी। लेकिन हमारे कांधे पर तो हाल रहता है, हम उसे देखते हैं, खुश होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ऐसी कविता चाहिए जो हम सोचें, जिसको न भूलें और अपना काम भी करते रहें। ये बात मेरे लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती रही, क्योंकि जिंदगी को पढ़ना प्रकाश स्तंभ के सहारे अपना रास्ता तय करना है। बहुत कठिन होता है जिंदगी को पढ़ना, और मैंने यह समझा कि सौंदर्य तो सबको पकड़ता है, लेकिन उस सौंदर्य की सार्थकता तब है जब आदमी अपना काम न भूले। बड़ी बात यह होती है, और इस चीज़ ने मुझे नया बनाया। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की, बात और वो बोली आप तुली थी। हल्केपन का नाम नहीं था, सुख की आँखों ने दुख देखा और ठिठोली की, यूं जी बहलाया। बेशक दाम नहीं था उनकी अंटी में, दुनिया से काम नहीं था, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धाम नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। गालिब होकर रहे, जीत कर दुनिया छोड़ी। कवि थे, अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। आदमी पढ़ना जो जानता है, लेखक वही होता है, और बिना लिखे भी वो लेखक है। यानी विचार तो मन की देन है। इसी बात पर मैंने 2 लाइनें कही थी। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, गति में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। तो यह सूत्र वाक्य है। भाषा जो है, जैसे हमारे शरीर में चमड़ा है, त्वचा है, इस तरह से है। भाषा सीखी और अलगाई जो जाएगी, वो पूरी नेचुरल त्वचा न होगी, और त्वचा न हो तो जीवन ही कहाँ रहेगा। तो भाषा को यूँ लेना चाहिए, और उर्दू में भाषा को इसी पाकीज़गी के साथ मंजूर किया गया है। गालिब के साथ एक कहानी आती है। मैंने शरीर में दर्द वर्द हो रहा होगा, और उनके मुंह से निकल गया कि भाई पाँव में दर्द हो रहा है। तो जो शागिर्द आए, उन्होंने कहा कि मैं पाँव दबा दूं। तो उन्होंने कहा कि अरे तू भाई सैयद है, और मैं पाँव दबाऊं, ये तो ठीक नहीं। तो उसने कहा शागिर्द ने कि पैसे दे दीजिएगा। तो कहा अच्छा, जब यही मर्जी है तुम्हारी तो वही से। पाँव दाबा, और बाद में उसे याद था कि पैसे की शर्त हुई है। तो गालिब से कहा कि भाई अब पैसे मेरे दीजिए। तो कहा तुमने मेरे पाँव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे। है ना कमाल का जवाब। किस्से कहानियों के अंदाज में जिंदगी की गहरी से गहरी बात करना त्रिलोचन जी के लिए बेहद आसान है, लेकिन इस आसानी में अक्सर ढेर सारी पीड़ाएं शामिल होती हैं। त्रिलोचन की काव्य यात्रा में उनकी पत्नी जयमूर्ति देवी कहीं उनकी भाषा बनकर या कहीं छाया बनकर हमेशा शामिल हैं। आज जबकि वे इस दुनिया में नहीं हैं, कवि त्रिलोचन को हर क्षण उनकी कमी खलती है। बहुत ही बचपन में शादी हुई थी, और लगभग 59 साल का साथ रहा। वो मेरे लिए चिंता करती थी,
मैं तो खाना पीना वगैरह भूल जाता हूँ। मुझे भूख उतनी तेज नहीं लगती, पहले भी। खाना नहीं है निश्चिंत पड़े। वो इस सब का ध्यान रखती थी। अगर मैंने नहीं खाया है और बहुत देर को घर पहुंचा, चाहे जो समय है वो बिना खिलाए नहीं मानती थी। और इतने लंबे साथ से यह हुआ कि मेरे मानसिक वातावरण को अपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपना लिया था। तो ऐसा अपढ़ आदमी मिलना जो आदमी को पढ़ना जानता हो, बड़ा मुश्किल होता है। किताबें पढ़ना तो सब सीख लेंगे। तो मैं अगर 3 बजे रात में पहुंचा तो मेरे सामने ही तेज स्वरों में वो बोलती थी। तो मैंने कहा कि तुम तो मुझे सुधारना चाहती हो ना, पूरे मोहल्ले को तो नहीं। धीमे स्वर में एक आदमी दूसरे आदमी से जैसे बात करता है वैसे कहो। ऐसा मत करो कि तुम्हारा सिर गरमा जाए। मैंने एक बार थाली जो खाने की रखी हुई थी, मैंने कहा मैं तुम्हारे माथे से छुआना चाहता हूँ। कहा क्यों? मैंने कहा कि थोड़ी थाली गर्मा जाएगी, खाना गर्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा थाली से मारना चाहते हो मुझे? मैंने कहा कभी हाथ उठाए तो सिर्फ गरमाना चाहता हूँ, माथे से छू जाने। तो हम लोगों का 2 मित्रों का साथ था। जल के हिल जाने पर जैसे तल की छाया हिलने लगती है, मेरे मन के हिल वैसे ही मेरे मन के हिल जाने पर मेरा छाया पुरुष गगन के प्रभालोक में हिलने लगता है। समझाया तुमने मुझे मर्म जीवन का। मैंने पाया तुम जल हो, मैं निहित बिंब हूँ, उड़ते घन के प्रतिबिंबों पर सुस्थिर। तार हृदय के खन के सांस सांस से जीवन जग कर आगे आया। छाया 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 छाया, जब भी देखा केवल छाया दिखी। रूप किस ओर खो गया अपनी चमक दिखाकर। कहाँ गया वो आत्मा जिसकी सब तलाश करते हैं, जिसकी रेखा नहीं बनी लेकिन सत्ता का शोर हो गया सारे जग में। आत्मा ही तो है परमात्मा। कवि त्रिलोचन पिछले 65 वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। रिक्शा चलाने, नाई की दुकान में काम करने से लेकर उन्होंने संपादन, अध्यापन और दर्जनों किताबों को लिखा है। आजकल वे सागर विश्वविद्यालय में मुक्ति बोध सृजन पीठ के अध्यक्ष हैं। कि सागर हर तरह के लोगों का माने संग्रहालय है, लेकिन आदमी अपनी रुचि का वो होगा। मैं तो सागर में रहना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सागर आप एकांत चाहें तो एकांत भी है। सखी बसंत आया, भरा हर्ष बन के मन, नवोत्कर्ष छाया। किसलय वसना नव वह लतिका, मिली मधुर प्रियतर उर्पतिका। मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया, सखी बसंत आया। जिसका जो अकीदा हो, अकीदे पर बहस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मजहब को मेन पॉइंट बना के बहस न चलाइए। जिसका जो मजहब है वो करे। पेड़ पूजता है वो भी अपनी वो पाएगा, जो अकीदा है उसका वो तो रहेगा।
शायर का अकीदा देखना हो तो गालिब जानते हैं, अकीदा शब्द का ध्यान दीजिए, उसी से मोतक़िद होता है, अकीदे वाला। गालिब अपना तो अकीदा है बक़ौल नासिख, नासिख ने मीर पर कहा है, और यह पूरी लाइन नासिख की है। आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं, बेबहरा माने कौड़ी दाम का नहीं, बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं। गालिब अपना तो अकीदा है बक़ौल नासिख, आप बेबहरा है, खुद बेबहरा है, बिना मूल लिखा है। जो मोतक़िदे मीर नहीं, जो मीर पर एतिक़ाद नहीं रखता, वो उसका कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई खासियत नहीं। त्रिलोचन की कविता संघर्षों के बीच जूझती जिंदगी और मानव मूल्यों के लिए प्रकृति के खूबसूरत चित्र उतारने की कविता है। वे अभी भी मीलों पैदल चलते हैं और घंटों पढ़ते हैं। त्रिलोचन का मानना है कि अगर आप लेखक हैं तो आपके सामाजिक सरोकार तो होंगे ही, और जरूरी यह है कि आप हमेशा क्रियाशील बने रहें। और जब तक आप क्रिया में लगे हुए हैं तब तक आप चाहे जो हो शक्तिमान हैं। क्रिया से शक्ति मिलती है, कार्य से। और याद रखिए कि आखिरी सांस तक सीखा जा सकता है, आप में रिसेप्शन है कि नहीं। अगर आप उदास हैं, अकेले में रहते हैं, तो यह तो छोटी उम्र का भी हो सकता है। जो केवल तपस्या के लिए निकलते हैं वो समाज से अपने को अलग करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन ही सामाजिक है। तो समाज से निकल के हम कोई ना अच्छा काम करेंगे न बुरा। हम अकेले में हैं और कोई हमको देखने वाला नहीं, तो हम जो कुछ करें असामाजिक कहे जाए रहन सहन में, लेकिन समाज से हमें लेना देना क्या। और समाज के लिए हम बेकार हैं, समाज हमारे लिए बेकार। तो अधिक उम्र में जिज्ञासा चाहिए बराबर, और कम उम्र वालों से भी बराबरी का व्यवहार करें वे, तो उनको आनंद भी मिलेगा। लेकिन कम उम्र वाले अगर कहें कि यह बोर है, तो उस बोरियत के आरोप से भी आप बचिए। तो नई उम्र वाले जो सोचते हैं कि ये आउट ऑफ डेट हुए, अधिक उम्र के हुए, अब ये नया क्या देंगे, तो यहाँ देखना चाहिए कि गांधी बढ़ती उम्र में नए से नया देते रहे। तो बूढ़े जो हैं अगर क्रियावान हैं तो उनको बूढ़ा और जुलजुल कहना गलत है, जर्जर। वो सक्रिय हैं। एक बार मेरे एक मित्र कवि ने कहा कि अब हम लोगों की उम्र आशीर्वाद देने की है। मैंने कहा चाहता कौन है? आशीर्वाद देना है तो अकेले में मूर्तियों की तरह बैठिए, बाकी उनके साथ काम कीजिए जो बनता है। क्रियावान जब तक आप रहते हैं तभी तक आप जी रहे हैं, और नहीं तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में मूर्त की तरह से बैठ जाइए कहीं। दिल्ली में अभी कुछ ही दिन पहले की बात थी, आरक्षण के लिए मैं खुद चला गया कि अधिक उम्र होने से सुविधाएं मिलती है। तो बूढ़ों को महिलाओं वाली लाइन में खड़े होने की इजाज़त है आरक्षण के लिए। मेरे साथ गए थे श्याम सिंह सुशील। मैंने देखा कि 3-4 लाइनें माने सांप की गति से बनी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी, और उसमें 250 से अधिक आदमी थे। तो मैंने कहा सुशील जी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। और मैं खड़ा हो गया तो मुझे देख कर के ये जो लंबी 250-300 की लाइन थी उसमें लोग चिल्लाए ये बूढ़ा नहीं है, ये 60 से कम का है, इसको निकलवाइए वहाँ से।
अच्छा, तो साहब धीरे धीरे महिलाओं के काउंटर पर जो टिकट देने वाली थी वो देती गई। तो उसने कहा आप 60 साल से अधिक के तो नहीं लगते। तो मैंने कहा मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कहा आपकी बैसाखी कहाँ है? तो मैंने कहा बैसाख महीने में आएगी।